नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा कोटा रद्द कर दिया है और कहा है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। अदालत ने कहा है कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन कर रहा है। अब तक मराठा आरक्षण से मिली नौकरियां और एडमिशन बरकरार रहेंगे, लेकिन आगे आरक्षण नहीं मिलेगा। 5 जजों की बेंच में अशोक भूषण के अलावा जस्टिस एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट शामिल थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत 16% आरक्षण देने को लेकर विधेयक पारित किया था। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था और इसके पीछे जस्टिस एनजी गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। ओबीसी जातियों को दिए गए 27% आरक्षण से अलग दिए गए मराठा आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% ही रखने को कहा गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के आरक्षण के लिए फैसले को बरकरार रखा था और इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आज हम देश देशांतर में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो अलग अलग पहलू हैं उनका विश्लेषण करेंगे और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है पीके मल्होत्रा, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। साथ ही मेरे साथ है कपिल सांकला, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सांकला सर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मैं चाहूंगी आप थोड़ा हमें समझाएं कि मराठा आरक्षण को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया है वो किन मायनों में अहम है। जी देखिए, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे स्टेट्स के पास पावर होती है कि वो रिजर्वेशन कर सकें, ट्राइबल कम्युनिटी इकोनॉमी वो देखते हुए, और उसके बेसिस पे ये कहा था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मापदंड हो सकते हैं पर रिजर्वेशन 50% से आगे नहीं जा सकती। ये इंदिरा साहनी जजमेंट थी, लैंडमार्क जजमेंट है। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने उसको बार बार अलग अलग स्टेजेस में उसमें हामी भरी और कहा है कि ये ठीक जजमेंट है। अब हुआ क्या कि महाराष्ट्र में उन्होंने, जैसे कि आपने सही कहा कि हाई कोर्ट ने जो है वहाँ पे रिजर्वेशन 50% से आगे बढ़ा दी और एक एक्ट पास कर दिया जिसे महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या SEBC एक्ट कहा 2018 में। 2018 में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करी गई, 342 आर्टिकल में 342A लेकर आया गया। 342A ये कहता था कि अगर आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो वो पावर प्रेसिडेंट के पास में है, जो गवर्नर से राय लेंगे और इसकी जो रिक्वेस्ट हो सकती है या इसके मापदंडों पे अगर रिक्वेस्ट करा जाए या फिर कोई फैक्ट्स दिए जाए तो वो स्टेट सरकार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों चीज़ों पे को चैलेंज किया गया। ये कहा गया कि जो हाई कोर्ट ने करा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने करा है, वो इंदिरा साहनी जजमेंट के खिलाफ है और इन्होंने 342A के अंदर जो पावर होती है, जो प्रेसिडेंट की पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने ले ली। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 पॉइंट्स पे, जैसे कि आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, ये दोनों मापदंडों को टेस्ट करा और बोला इंदिरा साहनी की जजमेंट सही है, गलत नहीं है, उसको रिविजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। 50% रिजर्वेशन बहुत ठीक है, परंतु इस जजमेंट पे एक बड़ी खास बात भी है। और दूसरी बात ये बोली कि 342A की जो आर्टिकल जो अमेंडेड है वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, पर एक एक्सेप्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कर दिया। बोला कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस नहीं दिखाया गया इंदिरा साहनी की जजमेंट के 50% रिजर्वेशन के आगे जाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर ये दिखा दे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है तो 50% रिजर्वेशन जो इंदिरा साहनी ने जो सीलिंग लगा रखी है, शायद आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के। बिल्कुल। मल्होत्रा सर, आपकी नजर में इस फैसले के क्या मायने हैं, किस तरह से अहम है? और थोड़ा सा मैं चाहूंगी, अगर कोर्ट के फैसले के अलग अलग पहलुओं पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं चाहूंगी क्योंकि जो मराठाओं के आरक्षण का मुद्दा है वो काफी पुराना है, इसकी क्रोनोलॉजी एक तरह से क्या रही है, कैसे इस मसले को आप देख रहे हैं? प्रीति जी, जो विषय आप उठा रही हैं उससे पहले कि मैं उस विषय पर हूँ, मैं कपिल सांकला जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या कर दी है। मैं और 2 जनरल पहलू अपने दर्शकों के नोटिस में लाना चाहूंगा। नंबर 1,
जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट जिस स्पीड से आया है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, बाकी भी विषय इसी तरह से डिसाइड किए जाएंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कानून जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया, ये नवंबर 2018 में पास किया। जून 2019 में हाई कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को लेकर के, इसकी व्याख्या को लेकर के अपनी जजमेंट दी, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। जुलाई 2019 में इसमें शोकाज नोटिस इशू किया गया और 3 जजेस की एक न्यायपीठ ने सितंबर 9, 2020 को इसके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर भी दिया और इंटरिम ऑर्डर के साथ अपनी प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन भी दी 2 विषयों के ऊपर, जैसा कि सांकला जी ने बताया। नंबर 1, जो आर्टिकल जो 102वीं संविधान की अमेंडमेंट है उसको लेकर के, जिसमें आर्टिकल 338 बी और 342 ए संविधान में ऐड किए गए थे 102nd अमेंडमेंट के अंदर, और रिजर्वेशन 50% से अधिक हो सकता है, अपना प्राइमा फेसाई व्यू भी एक्सप्रेस किया। तो एक्चुअली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आया, इसकी फाउंडेशन तो जो ऑर्डर कोर्ट ने सितंबर 2020 में पास किया, उस फाउंडेशन तो उसी में ही ले डाउन कर दी गई थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, क्योंकि 102 के ऊपर जो एक 102nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की 2018 में आई थी, उसके ऊपर कोई भी एक अथॉरिटेटिव डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, इसलिए यह मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को गया। और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा, सितंबर 2020 में जो जजेस जिन्होंने ऑर्डर पास किए वे थे जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आया उसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर और ऐड हो गए और पहले के तीनों जजेस रहे। तो ये जो जजमेंट आया है ये उसी एंटीसिपेटेड लाइंस के ऊपर है जिसको, जो कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में पास किया था। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन आया, वो भी एप्रिशिएबल है। वो इसलिए कि जो अधिवक्ता, बहुत सीनियर अधिवक्ता इसमें अपीयर हुए, उन सभी का बेंच के सामने ये दरखास्त थी, ये रिक्वेस्ट थी कि इसकी हियरिंग को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इसकी हियरिंग सिर्फ फिजिकल हियरिंग के दौरान ही की जाए। तो मैं समझता हूं आगे के लिए एक हमारा रास्ता खुला है कि वर्चुअल हियरिंग के द्वारा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट इशू क्यों ना हो, हमारी कोर्ट, हमारी जुडिशरी और हमारे वकील सक्षम हैं उसको डिसाइड करने के लिए। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑलरेडी एक मुहिम चालू की है, उसको हम एक बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और डिसीजंस को एक्सपेडाइट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट जजमेंट, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने और कपिल जी ने भी ये कहा, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन मराठा के लिए किया गया, जो कि ओबीसी का 50% रिजर्वेशन के अंदर से नहीं है बल्कि 16% एक्स्ट्रा किया गया, उसको ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12% और 13%, 12% सर्विसेज में और 13% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व किया था। उसके हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना एक्ट भी 2019 में अमेंड कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि इंदिरा गांधी के केस में जो 9 जजेस बेंच ने लॉ लेट डाउन किया है कि अगर आप राइट टू इक्वलिटी को फॉलो करना है तो आर्टिकल 16(4) में जो रिजर्वेशन की एक्सेप्शन क्रिएट की गई है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती। अगर ऊपर जाएगी तो जो 16(1) में राइट टू इक्वलिटी दिया गया है वो कहीं ना कहीं वायलेट होगा। उसी को जजमेंट को एक सांपला जी ने बताया कि 4 और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है जिसको अपहेल्ड किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें नागराज का केस है, जिसमें नागराज के केस में इसकी व्याख्या फिर से की गई और उसको कहा गया कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय है और 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो 5 जजेस का है, ऑब्वियसली वो इंदिरा साहनी के केस को ओवरऑल नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसको एग्जामिन करके कहा कि उसको रिव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसिपल जो ले डाउन किया गया वो सही प्रिंसिपल है। और जो महाराष्ट्र सरकार ने कानून पास किया है, क्योंकि वो इंदिरा साहनी के केस में जो लॉ ले डाउन किया गया है उसके ऊपर खरा नहीं उतरता, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा इंदिरा गांधी को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और
दूसरा मैंने जैसा कि बताया कि 100 अमेंडमेंट जो है उसको भी अपहोल्ड किया। नो 100 अमेंडमेंट दो विषयों से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं समझता बिल्कुल। हूँ इस जब ये अमेंडमेंट आया इसमें कोई नई बात नहीं कही गई थी। इस अमेंडमेंट के द्वारा केवल ओबीसी के जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ओबीसी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल जी। कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है। और जैसे उनके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर लिस्ट में नाम ऐड किए जाते हैं, हाँ हाँ उसी तरह ओबीसी के लिए लिस्ट में नाम करने के लिए आर्टिकल 342 ए ऐड किया गया। हाँ तो मैं हाँ समझता हूँ उसमें कोई नई बात नहीं की है। ये केवल एक सुप्रीम कोर्ट ने, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक क्लैरिफिकेशन करके बाकी सब कोर्ट्स के लिए गाइडलाइन ले डाउन की गई है कि हाँ 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और जो ऐड होगा लिस्ट में एडिशन होगा जी। वो उसी प्रोसीजर से होगा जैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जी ट्राइब्स के लिए होता है। बिल्कुल। मल्होत्रा सर, जो आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, 102वें संशोधन की जो आप बात कर रहे हैं, इस पे थोड़ा-सा और मैं आपसे चाहूँगी आगे थोड़ा-सा और आप साफ करें कि क्या अहम बिंदु हैं और क्या कोर्ट में कहा गया है इसकी तरफ से। लेकिन उससे पहले साकला सर, मैं समझना चाहूँगी कि केंद्र ने जो दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहा गया था कि महाराष्ट्र के पास मराठाओं को आरक्षण देने की विधायी जो क्षमता है वो है, और ये जो फैसला है वो संवैधानिक है। और इस आरक्षण के पीछे जो आधार बनाया गया था वो जस्टिस एनजी गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को बनाया गया था। लेकिन क्या ऐसी वजह रही, या क्या आप तर्क या आधार देखते हैं कि जब कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आरक्षण के लिए असाधारण आधार क्या है, तो इस सरकार बताने में नाकाम रही? क्या आपको लगता है, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो या आर्थिक आधार पर हो, या आधार बताने में नाकामी और जो जस्टिस गायकवाड़ की रिपोर्ट को एक तरह से आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया, ये पहलू क्या रहे? देखिए, इसके आंसर मैं आपको लॉ नहीं पर एक बहुत ही सामाजिक तरीके से दे सकता हूँ, ठीक क्योंकि है। आप ही की किसी फोरम में मैंने इसके बारे में बात करी थी कि हम्म। रिजर्वेशन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं जिनको ऊपर लेकर आना है, परंतु जो रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी के कोटा को भी नहीं खा सकता है। तो आपको ठीक। बैलेंस रखना है। तो हमारे लॉ में जैसे कहते हैं प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसका पलड़ा भारी है, तो दोनों पलड़ों को ध्यान में रखना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी ने कहा कि आप रिजर्वेशन को 50% से आगे नहीं ले जा सकते हैं, मेरे ख्याल से उसमें काफी तर्क है। और तर्क ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी बार अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस या पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से रिजर्वेशन को आगे बढ़ा सकती है, जिसका बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी में है आप उनकी पोजीशन भी छीन लें, और वो स्टेट लेवल में हो सकता है। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, जो इंदिरा साहनी कहती है, इंदिरा साहनी ने कह दिया 50% से आप आगे नहीं जा सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कुछ अलग, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट में कहा। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है स्टेट की, वो बड़ी क्लियर करती है कि स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर सकते हैं, गवर्नर से एडवाइस, गवर्नर को साथ में रख के कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। गवर्नर देखेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है स्टेट में, प्रेसिडेंट ये देखेंगे कि इसका इफेक्ट, रिपल इफेक्ट ना हो जाए। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र में समझे कि ये बोल दें कि हम मराठाओं के लिए बढ़ा रहे हैं, और गुजरात में बोल दें कि हम मराठाओं के लिए कम कर रहे हैं, तो एक रिपल इफेक्ट हो गया। या कोई और स्टेट वो बोले कि हमारे लोगों को आप नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हम कैटेगरी कम कर देते हैं, तो हर स्टेट के बीच में एक वॉर हो जाएगी, एक डिस्प्यूट हो जाएगा, जिसको भी कंट्रोल करना है। तो माइक्रो व्यू तो हो गया जो गवर्नर देख रहे हैं, मैक्रो व्यू हो गया जो प्रेसिडेंट देख रहे हैं। और इस वजह से अगर आप इस चीज को देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है बहुत ही साउंड है। रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए जनरल कैटेगरी का भी ध्यान रखा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है। मल्होत्रा सर, क्या अब ये जो फैसला आया है, आपको लग रहा है कि जो दूसरे राज्य हैं उन पर किस तरह का असर पड़ेगा कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला नहीं भी होता, एक ऑर्डिनरी बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर वो भी इस जजमेंट को देता, तो ये सभी हाई कोर्ट्स के ऊपर और सभी राज्य सरकारों के ऊपर बाध्य होता। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। आपने जो बात कही एक 50% से ऊपर वाली और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वाली, साकला जी ने भी इसके ऊपर विचार दिया, आपने इसके ऊपर एक प्रश्न भी रेज किया था। इंदिरा साहनी के केस में ये बात कही गई कि रिजर्वेशन 50% होगा, एंड दिस कैन बी ब्रीच्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जो गायकवाड़ कमेटी थी या सरकार की तरफ से और इवन केंद्रीय सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो इसमें हैं
वो है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मराठा। उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन स्टेट में नहीं है, और there are certain exceptional circumstances. These are the exceptional circumstances for which मराठा के लिए हम रिजर्वेशन कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि अरे, अगर आप एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में नहीं है, ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं है, ये तो रिजर्वेशन के फंडामेंटल ग्राउंड्स हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो चाहे गायकवाड़ कमेटी ने कहा हो या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आर्ग्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए उन्होंने कहा कि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन जो है वो इस केस में मराठा के फेवर में नहीं हो सकता। अगर मराठा का रिजर्वेशन करना है तो उनको ओबीसी की लिस्ट में डालकर 50% की कैटेगरी में लाएंगे, और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होगा 342A में, जब उसमें आ जाएंगे तो जो 50% के बीच में उनके फेवर में जो रिजर्वेशन मिलता है वे केवल उसी का लाभ उठा पाएंगे, उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता है। तो मैं समझता हूं ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये बाकी सरकारों पर भी बाध्य होगा, और जहां जहां रिजर्वेशन किया गया है जो 50% से ऊपर जाता है, अगर उसके लिए ऐसे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं बताए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट को मान्य होंगे, क्योंकि अभी तक क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे वो स्थिति हमारे सामने नहीं आई है। जैसे मान लीजिए एक केशवानंद के केस में बेसिक प्रिंसिपल की एक थ्योरी ली डाउन की गई, जो हमारा कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या होगा, उससे कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जाम्पल केवल दिए गए। इसी तरह एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, जब तक इसके एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आएंगे, मैं समझता हूं इस विषय में थोड़ी सी अभी जो है क्लैरिटी नहीं आई है, और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं ले डाउन करेगी, शायद कोई ना कोई दुविधा आएगी और स्टेट गवर्नमेंट इसको लेकर के कुछ ना कुछ कानून बनाती रहेंगी, जो फिर चैलेंज होता रहेगा, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ही ले डाउन करना पड़ेगा, और मे बी ऑन केस टू केस बेसिस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है या नहीं है। ठीक है, यानी साकला सर, जो दो बातें हैं, 102वां संशोधन और एक 342A, इनको लेकर हम माने कि जो व्याख्या और जो एक तरह से साफ किया है कोर्ट ने, वो अब कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता उसमें है, और मैं यही समझना चाह रही हूँ कि क्या इसका असर आपको लग रहा है कि बाकी राज्यों पर पड़ना है, क्योंकि हम ध्यान अगर दें तो कर्नाटक है, पंजाब है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश सहित बाकी बहुत से राज्य हैं जिन्होंने आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र जैसा ही रुख अपनाया हुआ है। तो इसे लेकर कुल मिलाकर आगे की राह फिलहाल आपकी नजरों में क्या दिख रही? देखिए, दो चीज हैं। एक जो ये अमेंडमेंट है आर्टिकल 342A का, ये जो ऐड करा गया, ये 102nd अमेंडमेंट पे करा गया 2018 में। ओके, और जो दूसरी चीज है कि जब इस मैटर की सुनवाई हो रही थी तो 8 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकी स्टेट के काउंसिल्स को भी अलाउ कर दिया कि वो भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स, अपने दलीलें सामने रख सकते हैं, और काफी दिग्गज वकील आए थे जिन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ करी। और जो जजमेंट है, वो जजमेंट जैसे कि सर ने कहा, सारे के सारे स्टेट्स पे इक्वली एप्लीकेबल हैं, और वो इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बाकी स्टेट भी वहां पे थी, बट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो सभी पे इक्वली लागू होती है। ये एक बात हो गई। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक कि इंदिरा साहनी की जजमेंट है वो पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट पे एप्लीकेबल है, तो जो रिजर्वेशन का 50% है वो हर एक स्टेट पे है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हटा के। तो ये जो क्लैरिटी आई है कि आप 50% से आगे नहीं जा सकते, कोई एक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ये भी सारे स्टेट्स पे बात थी। और इसी की मैंने आपको एग्जांपल देकर कहा था, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकल वॉर हो। आप नहीं चाहते कि एक स्टेट किसी वजह से अपनी मर्यादा को बढ़ाने के लिए अपने लोकल्स को, अपने स्टेट के लोगों को, अपने वोटर्स को फायदा कराने के लिए कुछ परसेंटेज बढ़ा दे और दूसरा स्टेट उसी चीज को कम कर दे, और उस वजह से स्टेट्स के बीच में वॉलेटिलिटी आए। तो जहां तक की जजमेंट है वो 8 मार्च में बाकी स्टेट की काउंसिल्स को भी सुना गया। इन एनी इवेंचुअलिटी वो सभी पे वैसे भी बाध्य रहती, इंदिरा साहनी अभी भी बाध्य है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जब आएंगे तब देखे जाएंगे, पर जब तक नहीं आते हैं तो सारे स्टेट्स को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मल्होत्रा सर, हम सभी समझते हैं कि आरक्षण की जब भी बात आती है तो जाहिर तौर पर भले ही वो राज्य के स्तर पर रहा हो या पहले से हम देखते रहे हो केंद्र के स्तर पर रहा हो, बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि इनके पीछे जो वजह रही है वो राजनीतिक भी रही है। तो क्या माना जाए, अब जैसे हम देखें तो हरियाणा में 70%, तमिलनाडु में 69%, तेलंगाना में 62% तक आरक्षण है अभी,
तो हम क्या माने कि ये फैसला कई मायनों में, इस मायने में भी नजीर है कि आगे बहुत ज्यादा तैयारी हर स्तर पर करके रखनी पड़ेगी राज्यों को भी ऐसा फैसला लेने से पहले? प्रीति जी, जो आप 70%, 80% या 90% तक की रिजर्वेशन की बात, स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वो स्टेट्स की अपनी एक पॉलिटिकल कंपल्शन या पॉलिटिकल नेसेसिटी हो सकती है। लेकिन जैसा कि सांकला जी ने भी कहा, रिजर्वेशन अपने आप में एक सोशल नेसेसिटी है, और वो सोशल नेसेसिटी को कैसे हमारे समाज के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दे करके लॉ को बहुत क्लियरली लेड डाउन किया गया है। उसका अगर स्टेट्स वायलेशन कर रही हैं तो वो अपने पॉलिटिकल कारणों से कर रही हैं, और ये जानते हुए कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ इस चीज को परमिट नहीं करता है। अब आज का, जैसे मैंने कहा कि ये जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वाली बात है, उसको लेकर के इस जजमेंट के बाद भी क्लैरिटी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद कोई ऐसे प्रिंसिपल ले डाउन नहीं किए गए हैं कि 1, 2, 3 ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस माने जाएंगे और इनमें रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्यों? वो दोबारा से हर स्टेट की सोशल, ज्योग्राफिकल और दूसरी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है। जहां सोसाइटी के, जहां सोशल एंगल इन्वॉल्व हो जाता है, जहां सामाजिक प्रथाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहां आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कानून नहीं बना सकते हैं। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने पड़ते हैं, और कानून की व्याख्या भी उसी आधार पर होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ कानून नहीं है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और उस लिविंग डॉक्यूमेंट की जब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है तो वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखता है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इंदिरा साहनी केस में 9 जजेस बेंच का डिसीजन आया, जिसको बाद के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने फॉलो किया, और उसको आज की जजमेंट से उसको और क्लैरिटी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि लुक, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, इसको पार मत करिए। अगर आप इसको पार करेंगे तो उसकी संवैधानिक वैधता जो है उस पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, और अगर हमारे पास आएगा तो हम जो प्रिंसिपल ले डाउन है उनको ध्यान में रखते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। और जहां तक संविधान के 102वें संशोधन का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, इसके 2 मुख्य कारण थे, और इसका बैकग्राउंड देखिए ये क्यों लाया गया। एक तो था कि जो ओबीसी का कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, उसको संवैधानिक स्टेटस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में लाके बाय एडिंग आर्टिकल 338B, और दूसरा उसकी लिस्ट में, ओबीसी की लिस्ट में क्या क्या नाम ऐड होंगे, कौन कौन सी कास्ट ऐड होंगी, उसके लिए आर्टिकल 342A लाया गया, और प्रोसीजर वही रखा गया जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रखा गया है। तो मैं समझता हूँ ये इन ए वे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक उसमें व्याख्या ये जरूर आई, और जो मैंने पहले भी ऑर्डर का रेफरेंस दिया, सितंबर 9, 2020 में पास किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की थी कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर रहे हैं क्योंकि 102nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं दी है। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है? उसमें भी आर्टिकल 102 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपहोल्ड किया है, लेकिन 2 जजेस ने उसकी एक व्याख्या दी है, और जबकि 3 जजेस ने अपनी तरफ से दूसरी व्याख्या दी है। लेकिन उस व्याख्या का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो मैं समझता हूं ये क्लैरिटी भी आ गई है कि जो ओबीसी कमीशन बनाया गया और उसको संवैधानिक वैधता दी गई, और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो ओबीसी के लिस्ट में नाम ऐड किए जाएंगे, वो वही पैटर्न है जो एग्जिस्टिंग पैटर्न फॉलो किया जा रहा है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। बिल्कुल। और आखिर में सांकला सर, कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर आप और क्लैरिटी देना चाहेंगे? कोई पॉइंट जो छूट रहा हो इस चर्चा में? जी, ऐसे तो नहीं, आप दोनों ने ही सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो रिजर्वेशन का इशू है ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही पॉलिटिकल इशू है, और स्टेट ही नहीं, ये हमारी कंट्री को भी काफ़ी बुरी तरह से डिवाइड करके बैठा हुआ है। आई होप ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उससे जो क्लैरिटी आई है, ये बाकी स्टेट्स भी उसी तरह से फॉलो करेंगे, पॉलिटिकल कंपल्शन से बियॉन्ड सोशल कंपल्शंस को देखते हुए, इकोनॉमिक कंपल्शंस को देखते हुए, क्योंकि जो रिजर्वेशन का पर्पस है वो पर्पस यही है कि जो हाथ देता है वो वहां तक जाए जिसको जरूरत है, ये नहीं कि वो ऊपर ऊपर में मलाई खा के आधे लोग बैठ जाए। सो आई रियली होप कि जो जजमेंट है ये सही मायने में काफी सारे स्टेट्स में सही इफेक्ट लेकर आए, और काफी जो लोग जिनको जरूरत है उनको फायदा पहुंचाए। बिल्कुल। और इसी के साथ समय भी ये पूरा हो गया है। सांकला सर, आपका
पीके मल्होत्रा सर आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो कोर्ट के फैसले से जुड़े जो तमाम पहलू हैं उन पर इतनी साफ तौर से बातों को आगे रखने के लिए, हर पहलू को साफ करने के लिए फिलहाल आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो पिछले कुछ सालों पे हम देखें तो ये पहली बार नहीं है जब आरक्षण को लेकर हम कहें राज्य या फिर केंद्र सरकार के किसी कदम से या फिर कोर्ट के किसी फैसले की वजह से आरक्षण पर चर्चा दोबारा हुई हो, पहलू इस पर और साफ हुए हों। अब आगे जाहिर तौर पर नजरें इस बात पर होंगी कि कोर्ट के इस आदेश का आगे किस तरह से असर देखने को मिलता है। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।